हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक पाराशर ज्योतिष में ग्रंथकार परिचय व पाराशरी सिद्धांत सूत्र है। और इस भाग में हम श्लोक नंबर 1 से 3 तक के बारे में वर्णन करेंगे, साथ में ग्रंथकार का परिचय देंगे। पाराशर ज्योतिष वैदिक ज्योतिष की एक प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा है, जिसका नाम ऋषि पराशर के नाम पर रखा गया है, जो बृहत पराशर होरा शास्त्र के लेखक हैं। महर्षि पराशर, वंशावली और उनकी ग्रंथ। महर्षि पराशर वेदों और शास्त्रों की एक विद्वान ऋषि थे, जिन्हें वैदिक ज्योतिष का एक प्रमुख स्रोत स्तंभ माना जाता है। पराशर वंशावली महान ऋषि पराशर से शुरू होती है, जो ऋषि वशिष्ठ के पौत्र और ऋषि शक्ति के पुत्र थे। उनका विवाह कैवर्त पुत्री सत्यवती से हुआ, जिनसे कृष्णद्वैपायन वेदव्यास का जन्म हुआ। वेदव्यास ने बाद में धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया, जिससे पराशर मुनि कौरवों और पांडवों के जैविक पितामह बने। आज भी ऋषि पराशर के अनुयायी खुद को पराशर गोत्र का मानते हैं और उनकी वंश परंपरा का पालन करते हैं। वंशावली का विवरण। ब्रह्मा, जो कि सृष्टिकर्ता हैं। वशिष्ठ ब्रह्मा के वंशज हैं। शक्ति वशिष्ठ के पुत्र हैं। पराशर शक्ति के पुत्र हैं। सत्यवती, जो कि कैवर्त पुत्री हैं, पराशर की पत्नी हैं। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास पराशर और सत्यवती के पुत्र और महाभारत की रचयिता हैं। धृतराष्ट्र और पांडु वेदव्यास से उनके दिवंगत भाई की पत्नियों के माध्यम से उत्पन्न हुए पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु हैं। अर्थात वेदव्यास के जो भाई थे वो खत्म हो गए, तो उसके उनके बाद उनकी जो पत्नियां बची, उनके जरिए वेदव्यास ने धृतराष्ट्र और पांडु को उत्पन्न किया। पराशर गोत्र। पराशर एक गोत्र है जिसे महान ऋषि पराशर के नाम पर रखा गया है, जो ज्योतिष और वैदिक ग्रंथों में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। ये ब्राह्मणों की एक उच्च वर्ग से संबंधित हैं। ऋषि पराशर ने कई ग्रंथों की रचना की है, जिनमें ज्योतिष के क्षेत्र में बृहत पराशर होरा शास्त्र भी शामिल है। अब बृहत पराशर होरा शास्त्र, यह इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसे ये वैदिक ज्योतिष का मूल आधार माना जाता है, जो कुंडली निर्माण, ग्रहों की योग दशाओं और भविष्यवाणियों के सिद्धांतों का विस्तृत विवरण देता है। पराशर के द्वारा लिखे बृहत पराशर होरा शास्त्र 17 अध्यायों में लिखा गया है। इन अध्यायों में राशि स्वरूप, ग्रह गुण स्वरूप, लग्न विश्लेषण, षोडश वर्ग, राशि दृष्टि, अरिष्ट अरिष्ट भंग, भाव विवेचन, द्वादश भावों का फल निर्देश, अप्रकाश ग्रह, ग्रह स्फुट कारक, कारकांश फल, विविध योग, रवि योग, राजयोग, दरिद्र योग, आर्योदय, मारक योग, दशा फल, विशेष काल नक्षत्र, काल चक्र, ग्रहों की अंतरदशा, अष्टक वर्ग, त्रिकोण दशा, पिंड साधन, ग्रह शांति आदि का वर्णन किया गया है। अर्थात संपूर्ण एस्ट्रोलॉजी इसमें बताई गई है 17 अध्यायों में। पराशर ज्योतिष की प्रमुख विशेषताएं। महर्षि पराशर के फलित संबंधी सिद्धांत लघु पाराशरी में मिलते हैं। इनमें कुल जमा 42 सूत्र हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, सिद्धांत मौपनिषदम शुद्धांतम परमेष्टिना षोड़ाधर्म मह किंचित द्विड़ा धर्मुपास्महि। ये प्रथम श्लोक है लघु पाराशरी का, और इसका अर्थ जो है, यह श्रुतियों का सिद्धांत है, प्रजापति का शुद्ध अंतःपुर। ये प्रजापति के द्वारा बनाया हुआ संसार, इसको एक अंतःपुर कहा गया है। और इस अंतःपुर में एक से दूसरे सुनते हुए, ऋषियों की वाणी को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा सुनते हुए वर्षों वर्ष पास होते हुए हजारों साल बाद आज ये हम तक पहुंचा है। क्योंकि पहले लिखने की परंपरा नहीं थी, कागज नहीं था, पेन नहीं था, इसलिए यह श्रुतियों का सिद्धांत था
और प्रजापति का शुद्ध अंतःपुर उस नगर बिंब फल के समान लाल अधर वाले और वीणा धारण करने वाले किसी तेज की मैं आराधना करता हूं। यह उन ऋषि मुनि ने इस ग्रंथ को लिखने के पहले, बताने के पहले आराधना की है। वीणा धारण करने वाली मां सरस्वती ही हैं। उन्हीं के बिंब फल के समान लाल अधर वाले बोला गया। तात्पर्य यह है कि ग्रंथकार सरस्वती देवी की उपासना करने के लिए कहते हैं कि यह वेदांतों का सिद्धांत है। ब्रह्मा की गृहिणी है मां सरस्वती। उनका अधर अत्यंत लाल वर्ण का है और वीणा वीणा धारण की है। इससे ही उसकी आराधना मंगल है। अर्थात मैं उनकी आराधना करता हूं और उनसे मंगल कामना करता हूं। दूसरा श्लोक। वयम पराशरी होरा मनसृत्य यथामति उड्डाय प्रदीपाख्यम कुर्मो दैव विदाम हुदे। इसका अर्थ है, मैं महर्षि पराशर के होरा शास्त्र को अपनी बुद्धि के अनुसार विचार कर ज्योतिषियों के आनंद के लिए नक्षत्रों के फलों को सूचित करने वाले उड़ुदाय प्रदीप ग्रंथ का संपादन करता हूं। अब ये उड़ुदाय प्रदीप ग्रंथ क्या है, आप यहां देख सकते हैं। इस ग्रंथ के बारे में भी डिटेल में दिया गया है। कई लोगों ने टीका की है इसकी। उड़ुदाय प्रदीप एक ज्योतिष ग्रंथ है जो मूल रूप से महर्षि पराशर के लघु पाराशरी सिद्धांत पर आधारित है और विंशोत्तरी दशा पद्धति का वर्णन करता है। उड़दाय प्रदीप, इसका अर्थ है कि आकाशीय पिंडों द्वारा फलों पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ। उपरोक्त श्लोक में वयम शब्द बहुवचन है, जिसके कारण उन सब दैवज्ञों का बोध होता है जो विंशोत्तरी दशा क्रम में विश्वास रखते हैं। अर्थात यह उड़दाय प्रदीप ग्रंथ स्पेशली एस्ट्रोलॉजी को डिफाइन करता है विंशोत्तरी दशा पद्धति के आधार पर। और यही महर्षि पराशर की पूरा शास्त्र है। महर्षि पराशर ने भी यही कहा है। अब हमारा तीसरा श्लोक है। फलानी नक्षत्र दशा प्रकारेण विप्रश्म हे दशा विंशोत्तरी चात्र ग्राहय नष्टोत्तरी मता। अर्थात हम इसमें नक्षत्रों की दशा के अनुसार ही शुभ अशुभ फल कहते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार फल कहने में विंशोत्तरी दशा ही ग्रहण करनी चाहिए। अष्टोत्तरी दशा यहां ग्राह्य बिल्कुल भी नहीं है। विभिन्न कुंडलियों के आधार पर जो फलादेश कहा जाता है वे प्रसिद्ध पद्धतियां निम्नलिखित हैं, लेकिन इनमें से वही पद्धतियां ग्राह्य होंगी जो विंशोत्तरी दशा को ग्रहण करती होंगी या उसको मान के फलन करती। विंशोत्तरी दशा का सिंपल में ये एक बगल में चार्ट लगा रखा है। इसमें 27 नक्षत्रों को नौ के 3 कॉलम में बांट लिया गया है और हर एक रो, यहाँ पे 9 रो हो गई, हर एक 9 रो के एक लॉर्ड है। तो अगर अश्विनी से शुरू करते हैं तो केतु से शुरुआत होता है और बुध तक जाता है। सभी के अपने दशा वर्ष हैं। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इस टेबल को। तो जो तीसरा श्लोक है वो विंशोत्तरी दशा ग्रहण करनी चाहिए ऐसा बताता है। अब कितनी तरह की ज्योतिष की पद्धतियां प्रचलित हैं और किनमें विंशोत्तरी, किसमें अष्टोत्तरी, किसमें दशावर्ष इत्यादि चलते हैं, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है जातक पद्धति। ये एक तरीका है फलन करने का, इसे इंग्लिश में एसेंडेंट मेथड कहते हैं। जातक पद्धति जन्मकालीन कुंडली में जो 12 स्थान हैं, उन स्थानों में जो ग्रह होते हैं उनके पारस्परिक संबंध से जो फलित कहा जाता है उसे जातक पद्धति कहते हैं। जन्म समय जो बिंदु पूर्व क्षितिज पर उदय पा रहा हो उस राशि को ही लग्न राशि कहते हैं। ऐसी संज्ञा है, अर्थात ऐसा मानना है। अभी से पूरे पैराग्राफ का मतलब हुआ कि जिस भी जातक का जन्म हुआ है उस जन्म के समय पर पूर्व दिशा में जो नक्षत्र उदित हो रहा है, जैसे सूर्य उदित होता है, तो क्षितिज पर जो नक्षत्र उदित हो रहा है वो नक्षत्र जिस राशि में आ रहा है वो राशि उसकी लग्न राशि बन जाएगी।
अर्थात प्रथम हाउस, प्रथम भाव में वो राशि आ जाएगी और उसके बाद हम चार्ट को फिल कर देते हैं। अब आगे देखते हैं। जन्म समय जातक की कुंडली में जिस राशि में चंद्रमा होता है उस राशि को जातक की जन्म राशि या चंद्र राशि कहते हैं। अब जब आपने लग्न राशि बना ली, अर्थात आपने देखा कि कौन सा नक्षत्र है उदित हो रहा है, वो किस राशि में आता है, वो राशि आपने प्रथम हाउस में डाल दी और चार्ट अर्थात होरोस्कोप तैयार कर दिया, सीक्वेंस में लिखते चले गए। जैसे अगर इस जातक की कुंडली देखें तो जन्म के समय कन्या राशि पूर्व दिशा में उदित हो रही थी, तो कन्या राशि को हमने प्रथम भाव में लिख दिया। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से करके हमने टेबल कंप्लीट कर दिया। अब इसमें ग्रहों को भी भरा और जब हमने ग्रहों को भरा तो हमने देखा कि चंद्रमा 12वें हाउस में 5वीं राशि में आ रहा है। तो ये 5वीं राशि ही चंद्र राशि कहलाई। ठीक, इसी को जन्म राशि भी कहते हैं। तो जन्म समय जातक की कुंडली में, अर्थात जो मेरी लग्न कुंडली है उसी में चंद्र कुंडली नजर आ रही है। लग्न कुंडली में क्या होता है कि पूर्व दिशा में उदित जो राशि है वो आपके प्रथम भाव में आ जाती है और फिर पूरे 12 में कहीं ना कहीं चंद्रमा होगा, जहां पे भी चंद्रमा होगा वो राशि आपकी चंद्र राशि कहलाती है, जन्म राशि कहलाती है। इस जातक की कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव 5वीं अर्थात लियो साइन में है, सिंह राशि में है, तो इसकी चंद्र राशि सिंह हुई, इसी को जन्म राशि भी कहते हैं। अब जन्म समय जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है उस नक्षत्र को जातक का जन्म नक्षत्र है। तो अब यहां दो नक्षत्र नजर आ रहे हैं। एक नक्षत्र जो पूर्व दिशा में राशि उदित हो रही थी, कन्या राशि, तो कन्या राशि का कोई नक्षत्र पर्टिकुलर रहा होगा जो उस अंशात्मक मान पे आया हो। तो वो अंशात्मक मान पे कोई जो नक्षत्र था, सपोज क्योंकि कन्या राशि हस्त नक्षत्र से बनती है, कोई भी राशि 2.25 नक्षत्र से बनती है, तो जाहिर सी बात है 3 नक्षत्रों का योगदान होता है। तो मान लीजिए कन्या राशि में क्योंकि हस्त नक्षत्र आता है तो ये हस्त नक्षत्र से लग्न में बन रही है, तो लग्न में जो राशि है उसमें हस्त नक्षत्र का सबसे ज्यादा योगदान, क्योंकि उसी अंशात्मक मान में जन्म हुआ। लेकिन चंद्रमा सिंह राशि में उपस्थित है, तो चंद्रमा जिस अंशात्मक मान, यहां पे चंद्रमा को 15 डिग्री लिखा है, अर्थात सिंह राशि के 15 डिग्री पे चंद्रमा है, तो 15 डिग्री पे देखिए कि कौन सा नक्षत्र आ रहा है। इसके इसमें पूर्व फाल्गुनी आएगा, तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र उसका जन्म नक्षत्र हो गया। लग्न नक्षत्र कन्या राशि में हस्त हुआ और जन्म नक्षत्र या चंद्र नक्षत्र जिसमें चंद्रमा है वो उसका जन्म नक्षत्र कहलाया। इसी नक्षत्र से विविध दशाओं का आरंभ होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसका है, क्योंकि यहीं से विंशोत्तरी दशा पद्धति का निर्माण होता है। चंद्रमा जिस अंशात्मक मान में राशि में होता है उस राशि के उस अंशात्मक मान में जो नक्षत्र होता है वो उसका जन्म नक्षत्र या चंद्र नक्षत्र कहलाता है। और वहीं से विंशोत्तरी दशा पद्धति का निर्माण होता है। अब एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। यदि चंद्रमा 13 डिग्री 20 मिनट में मान लीजिए 6 डिग्री 10 मिनट पे है, तो वो नक्षत्र का आधा भाग पूरा हो गया है। मान लीजिए कि वो शुक्र की दशा चल रही थी या शुक्र का नक्षत्र है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र क्योंकि शुक्र का ही है, और चंद्रमा उसका आधा भाग क्रॉस कर चुका है, तो इसका मतलब है कि 10 वर्ष पिछले जन्म में, मतलब पिछले जन्म में जब मृत्यु हुई तो शुक्र की महादशा चल रही थी और उसके 10 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। अब इस जन्म में जब जन्म हुआ उस जातक का, तो वहीं से दशा वर्ष शुरू हुई और बाकी बचे हुए 10 वर्ष को अब जातक शुक्र में काटेगा, तब अगली दशा वर्ष आएगी। इसीलिए चंद्रमा आधा नक्षत्र क्रॉस करके 6 डिग्री 10 मिनट पे है। तो इस तरह से विंशोत्तरी दशा पद्धति का निर्माण होता है।
और चंद्र कुंडली का इसीलिए बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि कुंडली में घटनाओं का क्रम कब आएगा, कौन सी घटना कब होगी, वो चंद्र कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र की किस अंशात्मक मान पर है, इससे निर्धारित होता है। अगर यही चंद्रमा बृहस्पति में आधा मान कंप्लीट कर चुका हो, तो हम ये कहेंगे बृहस्पति का आधा भाग 10 वर्ष, 16 में से 8 वर्ष पिछले जन्म में व्यतीत हुआ था, और बचे हुए 8 वर्ष इस जन्म में, जन्म लेने से लेकर 8 वर्ष होने तक जातक व्यतीत करेगा। चलिए, लग्न कुंडली हो गई, चंद्र कुंडली हो गई, ये जातक पद्धति कहलाता है। और सारी एस्ट्रोलॉजी, 90-95% एस्ट्रोलॉजी इसी पर चलती है। अब गोचर क्या होता है? गोचर पद्धति किसी भी जातक के संबंध में तात्कालिक फलों की जानकारी के लिए उस वर्तमान समय आकाश मंडल में जिस प्रकार से ग्रहों का भ्रमण हो रहा हो, उन भ्रमणों पर से जो फलित कहा जाता है, उसे गोचर पद्धति कहते हैं। अब आप समझ लीजिए, इस पद्धति में जातक का जन्म लग्न सदैव वही रहता है, परंतु कुंडली के फलों का निर्देशन करते समय प्रत्येक ग्रह को उस वर्तमान राशि में बैठना पड़ता है, और फिर उस समय की ग्रहों के स्थान और उनके परस्पर संबंध को ध्यान में लेकर फलित कहा जाता है। इस पद्धति में समयानुसार कुंडली बदलती जाती है, परंतु यह पद्धति स्वतंत्र रूप से अपूर्ण है। उसका कारण यह है कि लग्न कुंडली जो आपने बनाई थी जन्म के समय में, वही लग्न की राशि इसके प्रथम भाव में हमेशा रहेगी। ठीक, मतलब जन्म के समय जो लग्न राशि थी वही प्रथम भाव में आएगी। बस गोचर का असर ये आएगा कि आज के समय में आकाश में जो ग्रह विद्यमान है जिन राशियों में, उन राशियों में उन ग्रहों को रख दें, तो आपकी एक कुंडली बनेगी जो आज की कहलाएगी। जैसे जिस जातक की कुंडली मैं बता रहा हूं, ये जातक की ये जो कुंडली है, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, ये कई वर्ष पुरानी है, पर जब हम ये आपको पढ़ा रहे हैं तो 21/10/2025 लखनऊ के आसमान पे जो ग्रह हैं गोचर, उनको यहाँ पे भर दिया गया है। तो वही कन्या असेंडेंट, कन्या लग्न में राशि लगी है, 6, 7, 8, 9, 10 हमने नंबर भर दिए हैं, पर ग्रह सारे बदल गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लग्न कुंडली में चंद्रमा 12वें था, गुरु तीसरे था, पर यहां आप देख सकते हैं कि गुरु 11वें चला गया है, चंद्रमा द्वितीय में आ गया है, द्वितीय भाव, 7वीं राशि में। तो गोचर कुंडली का निर्माण इस तरह से होता है। तो जन्म लग्न हमेशा वही रहता है, बस आज के समय में ग्रह जिस राशि में है, अब उन ग्रहों को उन्हीं उन्हीं राशियों में भर दीजिए। ये सच है कि ग्रहों की स्थिति लगातार बदलती रहती है, इसलिए अब ग्रह बदल जाए। ताजिक पद्धति, जन्म समय की कुंडली सूर्य के सूक्ष्म अंश कलात्मक स्थिति पर निर्धारित होने के कारण उसी बात पर विशेष महत्व देकर प्रतिवर्ष सूर्य जब ठीक उसी जगह जिस समय आता है, उस समय की कुंडली तैयार करते हैं। अब आप समझ लीजिए, ताजिक पद्धति में क्या होता है, जिस समय में जातक का जन्म हुआ, उस समय में हमने एक कुंडली बनाई कि सूर्य इस समय कहाँ है, बाकी के ग्रह कहाँ हैं, और सूर्य जहां पे है उस राशि को लग्न में लगा के सारे ग्रहों को फिल कर दिया। ताजिक पद्धति, और ये सिर्फ 1 साल के लिए मान्य होती है, क्योंकि उसके बाद अगले साल ठीक उसी वक्त जब जन्म हुआ था, सूर्य फिर से उसी जगह पहुंचेगा, क्रांति वृत्त पे। अब आप देखिए, फिर से कुंडली बनाइए, तो ये सूर्य आधारित है, सूर्य हमेशा प्रथम भाव में होगा, राशि भी वहीं पे होगी, लेकिन बाकी के ग्रह बदल जाएंगे, बुध, शुक्र, गुरु, इस तरह ये ग्रह बदल जाएंगे, और ये कुंडली में कहां जाएंगे उस हिसाब से अगले वर्ष की कुंडली बनेगी। इसका मतलब है ताजिक पद्धति में हर वर्ष नई कुंडली बनती है।
इसकी बहुत फेमस बुक है ताजिक नीलकंठी, और इससे इसका ज्ञान प्राप्त किया सकता है। तो ताजिक पद्धति क्या है? जन्म समय की कुंडली सूर्य के सूक्ष्मांश कलात्मक स्थिति पर निर्धारित होने के कारण उसी बात पर विशेष महत्व देकर प्रतिवर्ष सूर्य जब ठीक उसी जगह जिस समय आता है उस समय की कुंडली तैयार करते हैं, अर्थात जातक का जन्म जिस सौर तिथि को होता है उससे प्रत्येक सौर वर्ष की समाप्ति पर जो कुंडली बनाई जाती है उसे वार्षिक कुंडली कहते हैं। और उस समय जो लग्न आता हो और तथा गगन मंडल में जो ग्रहों की स्थिति हो उसके अनुसार फलादेश कहा जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष की कुंडली बनानी पड़ती है। इसके आधार पर जो फलित कहा जाता है उसे वर्ष फल कहते हैं। इस पद्धति में मंथा नामक एक कल्पित ग्रह माना गया है जो प्रत्येक वर्ष एक राशि आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि एक एक वर्ष आपकी आयु में से कम हो रहे हैं, इसलिए वो मंथा हर वर्ष एक एक राशि आगे बढ़ता जाता है। अब जो अगली पद्धति है जिसपे लोग विचार करते हैं, राशि फलादेश पद्धति। यह पद्धति जैमिनी ऋषि की है। इसे जैमिनी सूत्रम या जैमिनी पद्धति भी कहते हैं, और इसकी बहुत ही फेमस बुक है जैमिनी सूत्रम, और ये ओरिजिनल बुक है। इसको संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट किया गया है, टीका की गई है, पर ये जैमिनी ऋषि के लिखे हुए श्लोकों के आधार पर है। तो यह पद्धति जैमिनी ऋषि की है। जन्म समय जो ग्रह जिस राशि में हो उस राशि के स्वभावानुसार जो फलित वर्णन किया जाता है वही जैमिनीय फलादेश है। इस पद्धति में लग्न को विशेष महत्व नहीं है, अर्थात भावों का कोई महत्व नहीं है। क्यों? ग्रह जिस राशि में है जन्म समय में, अब उन राशियों के आधार पर, ग्रहों के गुण के आधार पर आप फलित करते हैं। अब वो गोचर पद्धति में अगर भावों में परिवर्तन हो भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां भावों का कोई महत्व नहीं है। हम सिर्फ राशि के आधार पर वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं कुंडली की। तो जन्म समय जिन राशियों में जो ग्रह हैं उन राशियों के आधार पर फलित करना ही जैमिनी पद्धति है। नक्षत्र दशा पद्धति। जन्म समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही जातक का जन्म नक्षत्र होता है। इसी नक्षत्र से दशा का आरंभ होता है, विंशोत्तरी दशा का आरंभ। प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह होता है, उस स्वामी का दशामान निर्धारित वर्षों में होता है। इसलिए जन्मकालीन नक्षत्र का जितना अंशात्मक भोग लिया होगा उस अनुपात से उसके स्वामी की भी दशा भोग चुकी होगी पिछले जन्म में। शेष रही हुई दशा का आरंभ इस जन्म में जन्मकालीन सौर वर्ष के सौर मास की तिथि से होता है। वह दशा समाप्त होने पर आगे के दूसरे नक्षत्र की दशा का प्रारंभ होता है। तो यह नक्षत्र दशा पद्धति जो सबसे पहले हमने बताया था जातक पद्धति, उसी का हिस्सा है। ये कोई नई पद्धति नहीं है। जो सबसे पहले जातक पद्धति बताई उसमें जो चंद्र कुंडली बताई, तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र से विंशोत्तरी दशा का निर्माण होता है, उसी को नक्षत्र दशा पद्धति कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। चंद्र नक्षत्र दशा कई प्रकार की है। इसमें विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी तथा योगिनी दशा प्रसिद्ध है। अष्टोत्तरी मत के अनुसार परम आयु 108 वर्ष मानी गई है। विंशोत्तरी मत के अनुसार 120 वर्ष तथा योगिनी दशा में 36 वर्ष की एक आवृत्ति होती है। एक आवृत्ति का मतलब है कि 9 नक्षत्र के बाद फिर से उस ग्रह की दशा वर्ष शुरू हो जाएगी। इसीलिए हमें एक आवृत्ति बोला, क्योंकि 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह, जो 9 ग्रहों की दशा की आयु है वो अष्टोत्तरी में 108 वर्ष, विंशोत्तरी में 120 वर्ष और योगिनी दशा में 36 वर्ष की है। अर्थात अगर विंशोत्तरी की बात करें तो सारे ग्रहों की दशा वर्ष, यदि किसी व्यक्ति की आयु 120 वर्ष हो तो वो देखेगा कि उसकी आयु में एक एक करके सारे ग्रहों की दशा बीतती गई, और वापस 120 वर्ष के बाद जब वो हुआ तो फिर से उसी दशा वर्ष में उसने प्रवेश किया जिसमें उसका जन्म हुआ, अर्थात 120 वर्ष की आवृत्ति। विंशोत्तरी दशा में 27 नक्षत्रों के 9 ग्रह स्वामी हैं। वहां संपूर्ण नक्षत्रों की
पूर्ण दशा 9 की 3 चक्रों में अर्थात 120 गुणे 3 बराबर 360 वर्ष की। पर इतना तो कोई जीवित रहता नहीं है। हाँ, प्राचीन काल में सुना है कि महाभारत या रामायण या उससे भी पहले के समय में मनुष्य की आयु 400-500 वर्ष हुआ करती थी, और उस स्थिति में वो ग्रहों की 3-3, 4-4 आवृत्तियों को जी लेते थे, और नक्षत्रों की भी 1 या 2 आवृत्तियां जी लेते थे, क्योंकि 27 के 27 नक्षत्र व्यतीत होने में विंशोत्तरी दशा के हिसाब से 360 वर्ष लगे। और सिर्फ ग्रहों की आवृत्ति की बात करें तो कम से कम 120 वर्ष लगे, क्योंकि अब व्यक्ति की आयु 80, 85 या 70 ऐसे ही रह गई है। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति जिस दशा वर्ष से शुरू करता है वहां वापस पहुंच नहीं पाता है, सारे ग्रहों की दशा वर्ष भोग नहीं पाता है, और बीच में ही समाप्त हो जाता है। तो विंशोत्तरी दशा में 27 नक्षत्रों के 9 ग्रह स्वामी हैं। वहां संपूर्ण नक्षत्रों की पूर्ण दशा 9 के 3 चक्रों में 120 गुणे 3 बराबर 360 वर्ष की होती है, और वह 3 आवृत्तियों में समाप्त होती है। प्रत्येक ग्रह 3 नक्षत्र का स्वामी होता है। अपने नक्षत्र से 10वें नक्षत्र का फिर से वही स्वामी होता है। नव नक्षत्रों के निर्धारित वर्ष कुल 120 वर्ष होते हैं। नव अर्थात 9, और इन 120 वर्षों में 9 ग्रहों की दशा की एक आवृत्ति पूर्ण होती है। अब इस दशाक्रम को हम इस टेबल में देखते हैं। यहां पे आप इस टेबल को समझ सकते हैं। तो 27 नक्षत्रों को 9, 9 और 9 तीन कॉलम, 9 त्रिक 27 तीन कॉलम यहां बने हैं। पहला कॉलम ये है, दूसरा ये, और तीसरा ये। अश्विनी से हमने शुरू किया है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा 9 कंप्लीट हुए। इसी तरह से अगले 9 यहाँ 18 पूर्ण हुए, फिर अगले 9 27वां रेवती नक्षत्र यहाँ पर हुआ। तो आपने देखा कि कॉलम 3 कंप्लीट के 9 9 के। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ, तो शुक्र की दशा वर्ष में जन्म हुआ। चंद्रमा इस भरणी नक्षत्र का, क्योंकि एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है, तो उसमें से लगभग आधा ये कंप्लीट कर चुका है। 6.5 डिग्री 10 मिनट कंप्लीट कर चुका है। आप इसको कह सकते हैं 6 अंश 40 मिनट कंप्लीट है। तो एग्जैक्ट जब उसका जन्म हुआ तो भरणी नक्षत्र का आधा भाग शुक्र चल चुका था, और जब जन्म हुआ तो अभी आधा बाकी था। क्योंकि शुक्र की दशा वर्ष 20 वर्ष होती है, तो इसका मतलब 20 का आधा 10 वर्ष पूर्व जन्म में वो जी चुका था। उसकी मृत्यु शुक्र की महादशा में हुई थी, और इस बार जब जन्म लिया तो अगले 10 वर्ष अब वो शुक्र का व्यतीत करेगा। अर्थात पूर्व जन्म और आपका ये जन्म जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, अलग नहीं है। जहां पे चंद्रमा उपस्थित था, जिस नक्षत्र में, वहां जहां डेथ हुई, मृत्यु हुई, उसी स्थान से आपका जन्म होगा। और इस तरह से आपकी फिर विंशोत्तरी दशा बन जाती है। फिर भरणी की चलेगी 10 वर्ष, बचे हुए 10 वर्ष। फिर उसके बाद कृतिका का आ जाएगा तो सूर्य की दशा वर्ष लग जाएगी, उसमें 6 वर्ष। आप अब तक आपकी 16 वर्ष आयु हो गई। फिर रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा, तो उसमें चंद्रमा उसका स्वामी है, तो उसके 10 वर्ष हैं। सो रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा के दशा वर्ष विंशोत्तरी पद्धति में 10 वर्ष के होते हैं। तो अब आपकी आयु जैसे 16 थी तो 10 जुड़ेंगे, अब 26 वर्ष तक चलेगी। 16 से 26 चंद्रमा की चलेगी, और इस तरह से करते 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 80-85 तक में इंसान खत्म हो जाता है। जबकि इन 9 नक्षत्रों का अश्विनी से लेके आश्लेषा तक पूर्ण होने में, और इसी तरह से मघा से लेके ज्येष्ठा तक पूर्ण होने में, और मूल से लेके रेवती तक पूर्ण होने में लगातार केतु से लेके और
लास्ट में बुध 17 वर्ष तक ग्रहों की दशा वर्ष आती है, क्योंकि आयु 70-80 वर्ष के आसपास ही है। तो एक चक्र भी इंसान पूरा नहीं कर पाता है, अर्थात अश्विनी से मघा तक पहुंचते पहुंचते मतलब वो जीवित ही नहीं रह जाता अश्विनी से असली। तो जिसका जो जन्म होता है, शुक्र में जन्म हुआ तो वापस शुक्र में दशावर्ष में आ पाएगा, अब अभी वर्तमान समय में संभव नहीं रह गया, प्राचीन काल में रहा होगा। तो अब दशावर्ष आप देख लें, जब आपने 3 कॉलम बनाए 9-9 नक्षत्र के, तो उसमें जब नक्षत्र रिपीट हुए, 9 भरने के बाद 10वां आया तो अश्विनी के सामने आ गया, 18वें के बाद 19वां आया, वो फिर से अश्विनी के सामने आ गया। तो जो पहली रो बनी, कॉलम के बाद अब रो हम बोल रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल होती है। तो इसमें अश्विनी, मघा और मूल का एक ही स्वामी है, वो है केतु, और इसके दशावर्ष है 7। ठीक इसी तरह से भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा साढ़ा, ये नक्षत्र एक रो में आते हैं और इसका स्वामी है शुक्र, दशावर्ष है 20। इसको याद करने का एक तरीका ऐसा है कि भरणी द्वितीय नंबर है इसका। अब देखिए, पूर्वा फाल्गुनी का 11 नंबर, और अंक अंक शास्त्र के अनुसार और 1-1-2 होता है। इसी तरह पूर्वा साढ़ा का 20वां नंबर है, 2 धन 0 बराबर 2 ही होता है। अर्थात इन बाकी के नक्षत्रों का मान अंक शास्त्र के हिसाब से भी मूलांक जो निकलेगा वो 2 ही निकलेगा। कृतिका तीसरे नंबर का है, उसके सामने उत्तरा फाल्गुनी 12 का जो मूलांक बन रहा 2 धन 1 3 ही बनेगा। उत्तरा साढ़ा का भी 21 नंबर है, 2 धन 1 3 ही बनेगा, और इनका स्वामी है सूर्य, दशावर्ष 6 वर्ष की है। फिर आता है अगला जो रो है, चौथी रो है, उसमें रोहिणी नक्षत्र 4 नंबर, फिर उसके सामने हस्त, फिर श्रवण, चंद्र। तो आप यहां देखिए, हस्त नक्षत्र, चंद्र, अब इसकी दशा वर्ष है 10 वर्ष। अभी हम जिस जातक की कुंडली ऊपर बता रहे थे, उसकी लग्न लग्न राशि जो थी वो कन्या थी। आप देख लें, ये कन्या लिखा है, तो उसका जन्म या तो हस्त में हुआ होगा, या चित्रा में हुआ होगा, या उत्तरा फाल्गुनी में, क्योंकि कन्या राशि बन रही है उत्तरा फाल्गुनी के बाद के 3 पदों, पूरा हस्त और शुरू के 2 पद चित्रा के लेके 2.25 नक्षत्र, अर्थात 9 पदों से कन्या राशि बनी। क्योंकि हस्त पूर्णतः उसमें उपयोग हो रहा है, इसलिए मैंने एक अंदाज से बताया कि कन्या राशि है लग्न में, तो हस्त नक्षत्र का यह जातक हो सकता है, लेकिन उसका चंद्र में जन्म हुआ है, चंद्र के दशावर्ष में, ऐसा सच नहीं है। क्योंकि मैंने बोला ना, ये लग्न कुंडली या लग्न राशि का हस्त नक्षत्र है, जबकि उसमें चंद्रमा सिंह राशि में था, और सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र था। इसलिए लग्न राशि से हम कभी भी विंशोत्तरी दशा पद्धति नहीं निकालते हैं, बल्कि हम निकालते हैं चंद्र राशि से। और चंद्र राशि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा था, सिंह राशि में था ना, तो सिंह राशि में क्योंकि पूरा का पूरा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र यूज हो रहा है, तो हो सकता है कि उस जातक का चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, इसलिए शुक्र की दशावर्ष में उसका जन्म हुआ हो। एक उदाहरण के रूप में, यदि वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का आधा व्यतीत कर चुका है, 6.5 डिग्री और 10 मिनट, तो 10 वर्ष बीत चुके हैं उसके पिछले जन्म में, और 10 वर्ष इस जन्म में जिएगा। तो याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी में चंद्र नक्षत्र को महत्व दिया गया है समय निकालने के लिए, विंशोत्तरी दशा वर्ष, ग्रहों के दशा वर्ष निकालने के लिए, और उसी से जातक का समय निकलता है कि कौन सी घटना दुर्घटना कब हो। तो हम चौथे पे थे, चौथे की रो में आता है रोहिणी, हस्त, श्रवण, स्वामी चंद्र, दशावर्ष 10। फिर आता है मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, मंगल है स्वामी 7 वर्ष, आर्द्रा, स्वाति, सतभिषा, राहु है इसके स्वामी, और इनकी दशावर्ष है 18 वर्ष। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भद्रपद, इनके स्वामी है बृहस्पति, दशावर्ष 16 है। उसके बाद आता है पुष्य, ये है 8वां रो,
इसमें पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद एक रो में आती हैं। इनके स्वामी है शनि, इनकी दशा वर्ष है 19 वर्ष। जो नवीं रो आती है उसमें नवा नक्षत्र है आश्लेषा, उसके सामने आता है ज्येष्ठा और रेवती। इनके स्वामी हैं बुध महाराज और इनकी दशा वर्ष है 17 वर्ष। तो इस तरह से हमने आज आपको पराशर ज्योतिष का संज्ञा अध्याय चैप्टर में श्लोक नंबर 1 से 3 तक का वर्णन किया है। ये मेरा प्रथम भाग है। तो मित्रों, जैसा पसंद आया हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।